हे गाइस, नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा आप लोगों से वादा किया था कि जुलाई 21 के पेपर का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो आइए, सारे एग्जाम्स हमारे खत्म हो चुके हैं, तो अब हम लोग बात कर सकते हैं कि सीए इंटर का हमारा पेपर जो था लॉ का, आखिर उसमें क्या क्वेश्चंस रहे, किस तरह से आंसर होने चाहिए थे, क्या कुछ था। तो उन सब पर हम लोग बात करते हैं। जो लोग एग्जाम देकर के आए हैं उन्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरह का हुआ, लेकिन ज्यादा बेनिफिट उन लोगों का होगा जो आगे एग्जाम देने वाले हैं। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का बनने वाला है और आंसर्स हमारे कैसे होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है पेपर इस बार का, यानी हमारा जुलाई 21 का कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का पेपर। और यहाँ पे इसका जो सेकंड पार्ट है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए जी, तो कोशिश करते हैं पूरा पेपर बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग एनालिसिस कर पाए। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, और जो हमारा फर्स्ट कंपल्सरी वाला क्वेश्चन होता है वहां से हम लोग इसके ऊपर बात करना शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट का ए पार्ट, द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द audited financial statement of Smart Solution Private Limited on 31st March 2020। एक कंपनी का इंफॉर्मेशन अपने को दिया है कि इसका पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख, जो 5 लाख इक्विटी शेयर्स जो 10 रुपीज का ईच है उसमें डिवाइडेड है। वोटिंग राइट्स है, बिल्कुल सही है। एंड इसके बाद में कंपनी का कैपिटल में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। और कंपनी का जो टर्नओवर है वो है 2 करोड़ का। यानी इस प्राइवेट कंपनी के बारे में 2 इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहां पे देके रखी है। आगे बात करते हैं। इट इज फर्दर अंडरस्टूड दैट, एक और कंपनी की बात यहां पे हो रही है, नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड विच इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज होल्डिंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि ये जो ऊपर एक प्राइवेट कंपनी हमने पढ़ा, इसमें एक पब्लिक कंपनी का शेयर होल्डिंग है, ठीक है। 5 लाख टोटल शेयर्स है, जिनमें से 2 लाख का होल्डिंग है। इसका मतलब 40% हमारा होल्डिंग, ठीक है। तो स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में इसके शेयर्स में 40% का जो होल्डिंग है वो इस पब्लिक कंपनी का है। आगे बात करते हैं। स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हैज फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सैड ईयर विद द आरओसी एक्सक्लूडिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि 2021 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हुआ, जिसमें आप लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट होगा, पीएनएल होगा, नोट्स टू अकाउंट्स होगा, कैश फ्लो होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी अगर है तो वो भी होगा। ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारी कवर रहती है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्योंकि सेक्शन 202 क्लॉज 40 में अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन देके रखा है। द आरओसी हैज इशूड अ नोटिस टू स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड that is it has failed to file the cash flow statement, कि भाई आपने बैलेंस शीट पीएनएल दिया लेकिन साथ में कैश फ्लो फाइल नहीं किया, इसके लिए उनको एक नोटिस भेजा गया। अब कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से पूछा गया था, कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स आप लोगों से पूछे गए। यहाँ पे 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त वाला, साइज वाइज देख के भी बढ़िया क्वेश्चन लगता है। कि पूछा क्या गया है, सबसे पहले तो आपको बताना है क्या स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे एक स्मॉल कंपनी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, whose significant equity share are held by a public company। अब समझिएगा, अब सबसे पहली चीज है कि क्या इस कंपनी को हम एक स्मॉल कंपनी माने क्या, ठीक है। तो स्मॉल कंपनी बनने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स होती है। एक तो उनका कैपिटल 50 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए, दूसरा उनका टर्नओवर 2 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए, और दोनों ही कंडीशंस ये कंपनी पूरा कर रही है। तो देखने में तो अभी स्मॉल कंपनी लग रही है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि कोई भी स्मॉल कंपनी किसी भी कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं हो सकती। और अगर वो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हुई तो डीम टू बी पब्लिक कंपनी हो जाएगी, बराबर। तो खास बात ये कि यहाँ पे दूसरी जो कंपनी हमारी है, क्या नाम है भाई उसका, नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, उनके पास में सिर्फ 40% का शेयर होल्डिंग है, जबकि आप लोग जानते हो हमको मोर देन 50% के वोटिंग पावर पर कंट्रोल चाहिए होता है। इनके पास 40% पे कंट्रोल है, वोटिंग राइट्स पे भी, क्योंकि सारे स्टेट्स पे वोटिंग राइट भी है, लेकिन इनके पास सिर्फ 40% का कंट्रोल यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। बहुत साफ साफ है, इट मींस हमारी ये जो कंपनी है
ये एक स्मॉल कंपनी होगी। वेदर स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड डीम टू बी ए स्मॉल कंपनी, यस 100% है कि ये कंपनी एक स्मॉल कंपनी होने वाली है। इसका उस दूसरी पब्लिक कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। सिग्निफिकेंट होल्डिंग भले ही हो लेकिन सब्सिडरी नहीं है। सेकेंड नंबर, वेदर स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग एफएस, सवाल ही नहीं होता, बराबर, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 40 में क्लियर बोला हुआ है कि ओपीसी स्मॉल कंपनी एज वेल एज डोरमेंट कंपनी एज वेल एज स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो अटैच करने का जरूरत नहीं होता। तो अगर ये कंपनी स्मॉल कंपनी है तो इट मींस इनको यहाँ पे कहीं पे रिक्वायरमेंट नहीं थी कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करे। इसका मतलब कंपनी ने किसी तरह का कोई डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं किया है। ये हमको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, बराबर। तो बहुत सीधा सीधा सा है, कैसे आंसर्स को ड्रॉ करना है, कौन से प्रोविजन लिखना है, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपसे बस ये डिस्कस कर रहा हूं कि इनके आंसर्स किस तरह से होने चाहिए थे, बराबर। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे लोगों, बढ़िया सा प्रोविजन, इसमें आपको स्मॉल कंपनी का भी प्रोविजन देना पड़ेगा एज वेल एज सेक्शन 2 क्लॉज 40 के प्रोविजन भी आपको साथ में समझाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, सेकंड पे आते हैं बच्चे लोगों। द बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड। आप लोगों को 2 बैलेंसेस दिए हुए हैं 31/3/20 के, और साथ में अपने को दे रखे हैं 30/9/2020 के प्रोविजनल हैं। तो ये जो अपने को सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं 31/3/2020 के, नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट है। क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि जब वर्थ, नेटवर्थ, टर्नओवर और एनपी दिया जाए तो कहीं ना कहीं पे इन 3 इंफॉर्मेशन का कनेक्शन जो है वो सीएसआर कमिटी से होता है। चेक कर दें। एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। यू आर रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन वेदर एबीसी लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर। यहां पूछा गया कि भाई क्या इनको सीएसआर बनाने का इधर जरूरत है क्या फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। अब बच्चे लोगों को बहुत सीधा सा है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए बात किया जाएगा तो हमको प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा। आप लोग जानते हो पिछले सालों का देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा, ज्यादा साल तो अपने को दिए नहीं है, तो लास्ट ईयर भी अगर है तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी 1920। और ये जो अपने को बैलेंसेस दिए गए हैं ये 1920 के ही है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है। अब आप लोग सब जानते हो कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है नेटवर्थ होना चाहिए 500 करोड़ का, बराबर। टर्नओवर हमारा होना चाहिए 1000 करोड़ का, जबकि नेट प्रॉफिट 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। इनमें से कुछ भी अगर एक हो रहा हो तो सीएसआर कमेटी जो है वो बन सकती है। सेक्शन नंबर बच्चों 135 यहाँ पे काम में आता है, बराबर। तो 135(1) में क्लियर रिक्वायरमेंट है, न तो नेटवर्थ क्रॉस कर रहा है, न टर्नओवर क्रॉस कर रहा है, न प्रॉफिट क्रॉस कर रहा है। इट मींस 1920 के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू फ्रेम सीएसआर कमेटी। अब सवाल यह है कि जिस साल के लिए पूछा है 2021, उस 2021 के 2021 के मिड ऑफ द ईयर में कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़ था, लेकिन टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ यानी हमारी लिमिट जो रिक्वायर्ड है उससे टच कर चुका है, एज वेल एज यहाँ पे इनका प्रॉफिट भी टच कर चुका है। हालांकि भी आधा साल ही हुआ है, लेकिन ये इन्होंने टच कर लिया है जो रिक्वायरमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 2021 के लिए तो नहीं बनेगी, लेकिन इसका जो अगला साल होगा बच्चों, इसके बाद वाला साल, बराबर से इसके बाद वाला साल मतलब हो गया 21-22 के लिए जरूर सीएसआर कमेटी यहाँ पे बनाने की अपने को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कंपनी जो है वो अपने 2021 के मिड में ही जाकर के रिक्वायरमेंट तक टच हो चुकी है। टर्नओवर और नेट प्रॉफिट आपका टच हो ही चुका है यहाँ तक। तो इट मींस है कि इनको आगे 21-22 में जरूर सीएसआर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सीएसआर कमेटी की। लेकिन 2021 के लिए प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा, प्रोविजनल से कोई लेना देना नहीं, वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो इनको सीएसआर कमेटी बनाने का जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखने वाले हैं, बराबर से। तो मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं यहाँ पे भी। चलिए आगे बात शुरू करते हैं बच्चे लोगों। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये था बी का फर्स्ट पॉइंट, 3 नंबर का क्वेश्चन है। फटाफट से नेक्स्ट पे आपको लेके आता हूं। एएसआर लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड एट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 31/12 को बच्चों डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। डिविडेंड वारंट मिस्टर ए को सेंड हुआ है 22 जनवरी को। तो आप लोग सब जानते हैं कि 30 डेज के अंदर अंदर, सेक्शन 127 क्लियर बोलता है 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड का वैदर पेमेंट हो जाना चाहिए या डिविडेंड वारंट पोस्ट हो जाना चाहिए। 30 दिन के अंदर अंदर अगर पोस्ट भी हो गया है
तब भी वैलिड माना जाएगा। वेदर पोस्टल डिले की वजह से नहीं भी मिल पाया 30 दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर को, तो भी कंपनी यहां पे रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, बिकॉज कंपनी ने उसको 30 दिन के अंदर पोस्ट कर दिया है। और यहां से अगर अपन देखें तो 22 जनवरी को कंपनी ने पोस्ट किया है, इसका मतलब ये होता है कि 30 डेज के अंदर अंदर ये पोस्ट कर दिया गया है, बराबर 22 दिन में ही पोस्ट हो गया। ड्यू टू पोस्टल डिले मिस्टर ए को ये रिसीव हुआ है 5 जनवरी को, मतलब 30 दिन की भी बाद, एंड एनकैश सब्सिक्वेंटली कैश कराया उन्होंने। क्या मिस्टर ए एक्शन ले सकते हैं क्या कंपनी के अगेंस्ट में फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड विद इन 30 डेज? तो 127 के हिसाब से क्या यहां कोई वो क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे, कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। 127 का रेफरेंस आप लोग को देना है। 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी वेदर पेमेंट करे, और कंपनी ने अगर डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दिया है विद इन 30 डेज और पोस्टल डिले की वजह से वो लेट मिलता है, तो कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये आप लोगों को सेक्शन नंबर 127 से यहां पर लिख देना चाहिए। बराबर से पोस्ट करना यहां पे जरूरी हो जाएगा, और पोस्ट कर दिया तो इट मींस एब्सोल्युटली वैलिड माना जाएगा। कंपनी का कोई फेलियर यहां पे नहीं है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप ये भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, ये क्वेश्चन मैंने फाउंडेशन वालों को भी कराया है। जी हाँ, फाउंडेशन वालों को भी अभी जब माइनर का हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उसी दिन ये टॉपिक मैंने लिया था जिस दिन एग्जाम भी था, तो एज इट इज क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया फाउंडेशन वालों के साथ में भी। पॉल यानी कि एक माइनर ने परचेज किया है स्मार्टफोन ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ मोबाइल डीलर ऑन द श्योरिटी आते ही समझ जाना चाहिए, इंडेमनिटी गारंटी का हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत सीधा सीधा सा है। माइनर अगर बीच में आ रहा है तो सेक्शन 11 के प्रोविजन लगते हैं, और गारंटी अगर बीच में आ रही है तो सेक्शन नंबर 126 के प्रोविजन जो है यहाँ पे लगने वाले हैं। बराबर से बहुत सीधा सीधा सा मैटर है। तो द मोबाइल डीलर डिमांडेड द पेमेंट। अब तो सुनना, अब क्या हुआ कि पॉल ने मोबाइल खरीदा मोबाइल डीलर से, जिसके लिए गारंटी जैक ने दे रखी है, जो एक मेजर पर्सन है। पॉल डिड नॉट पे फॉर द मोबाइल का पेमेंट पॉल यानी कि जो माइनर था, जो हमारा डेटर है, वो नहीं कर पाया। मोबाइल डीलर डिमांडेड द पेमेंट फ्रॉम मिस्टर जैक बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद पॉल इज वॉइड। बट ऑब्वियसली माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड है, तो श्योरिटी को बोला गया कि आप निकालिए पैसा। मिस्टर जैक का आर्ग्यू है कि इज नॉट लायबल टू पे अमाउंट सिंस पॉल डेटर इज नॉट लायबल, कि जब प्रिंसिपल डेटर ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो मैं भी रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। आपसे पूछा गया क्या ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट है क्या? ये आर्ग्यूमेंट नॉट करेक्ट है, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। क्योंकि बच्चे लोगों, अकॉर्डिंग सेक्शन 11 भी जब आप लोग पढ़ते हो, जब कोई भी पर्सन माइनर के लिए श्योरिटी होता है तो माइनर तो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन श्योरिटी रेस्पॉन्सिबल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में भी एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। सेक्शन नंबर 126 भी यही कहता है, क्रेडिटर और श्योरिटी। तो माइनर को तो साइड में करिए, मिस्टर जैक मोबाइल डीलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, तो ये आर्ग्यूमेंट इनका करेक्ट नहीं है। अच्छा, फिर आपसे पूछा गया, अगर पॉल तो माइनर था ही, अगर ये इसका जो श्योरिटी है वो भी माइनर होता, तो सेक्शन 11 के हिसाब से पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो हो सकता है, और पूरा वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, और वहां पे फिर कोई भी पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे मोबाइल डीलर के पास में राइट है कि वो रेस्टिट्यूशन की डिमांड कर सकता है, आप लोग जानते हो, और कोर्ट का अगर चॉइस हुआ तो मोबाइल वापस से मिलेगा, अदरवाइज पेमेंट तो आप नहीं ले पाओगे। अगर दोनों ही जने माइनर हो गए तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो चला जाएगा। ये इसमें अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। सी में ये आप लिखने वाले हैं, बराबर। तो आपका फाउंडेशन का जो लॉ है सेक्शन 11, उसका रेफरेंस भी यहाँ पे देना चाहिए, तब जाकर के आपका आंसर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनने वाला है। चलिए जी, इसी के डी पार्ट पे आते हैं। कंपल्सरी क्वेश्चन है ये, फर्स्ट वाला, आगे 3 नंबर का क्वेश्चन। ए साइन हिज नेम ऑन अ ब्लैंक चेक विद नॉट नेगोशिएबल क्लॉज, ठीक है, which he gives to B, उसने B को दिया, और B को उसने बोला था 3000 रुपए उसके अंदर आपको भर देना है। बहुत सिंपल सी बात उसने बोली है, बराबर से, एकदम आसान सी हमारी बात है। नाउ बट B fill 5000, B ने 5000 भर दिया। B then endraws it to C for a consideration of ₹5000 who takes in good faith। तो मेरे ख्याल से ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने किए हुए भी हैं, और जैसे ही हमने पढ़ा, हमने कहा सर ये तो एक तरफ तो एचडीसी भी लग रहा है और ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट भी लग रहा है ना। तो ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट लगने का मतलब यहाँ पे बहुत सीधा सीधा सा हो गया बच्चे लोगों, कि हमारा सेक्शन नंबर 1 तो 9 लग रहा है, जो एचडीसी की बात करता है, जिससे हमको ये समझ में क्लियर आ गया। ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने क्लास के अंदर भी किए कि 3000 का ऑथोरिटी दिया था, लेकिन सामने वाले ने 5000 भर दिया, पर देन सी ने इसको गुड फेथ में ले लिया, तो सी हमारा यहाँ पे एचडीसी है। क्वेश्चन क्या पूछा है
क्या सी यहां पे एंटाइटल है क्या फुल अमाउंट लेने के लिए, किससे, बी से या फिर ए से, एज पर प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब प्रायर पार्टी को आप कितना रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो, ये सेक्शन 36 भी कहता है या नहीं, ध्यान से सुनिएगा। प्रैक्टिकली जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दबाजी में करेगा उसको 100% नहीं लगेगा कि सी तो एसडीसी है ही है, सो ही हैव राइट टू रिकवर ए एज वेल एज फ्रॉम बी, किसी से भी वो पूरे 5,000 रुपए लेने के लिए एलिजिबल है। ये 100% उसको लगने वाला है। देखिए, ए से बी के पास गया है, बी से सी के पास गया है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन 3,000 का ही था, लेकिन यहाँ पे 5,000 रुपए भर के सी को दे दिए गए हैं। अब आपसे पूछा गया कि भाई अब यहाँ 5,000 बी ने भर दिया, आप कितना ले सकते हैं, तो सी एसडीसी है और एचडीसी तो आप जानते हो ए से पूरे 5,000 रुपए रिकवर कर पाएगा, क्योंकि एसडीसी की पावर है जितना अमाउंट लिखा है उतना रिकवर करे, और ए फिर जो एक्स्ट्रा पे करने पड़े वो बी से रिकवर करे, ये हम लोग सब जानते हैं। लेकिन 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 अरे कहानी में ट्विस्ट है, यहां नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग आ गया है बच्चे लोगों, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग आ गया, जो बात करता है सेक्शन नंबर 130 की। अपने नोट्स में से, बुक में से पढ़िएगा। हम लोगों ने कुछ ऐसे पॉइंट पढ़े हैं जहां एचडीसी के पावर्स भी काम नहीं करते। इवन एचडीसी हैव नो राइट टू रिकवर फुल अमाउंट, बराबर से। और वैसा ही एक पॉइंट हमारा नेट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का है कि जब किसी चेक को सुपर सेफ्टी देना हो तो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग लिखा जाता है, जिसमें एचडीसी को भी टाइटल रिसीव नहीं होता है। तो समझिएगा, ये जो एक्चुअल के अंदर ए जिस चीज को देने के लिए लायबल है वो 3,000 ही है। अगर नॉट नेगोशिएबल नहीं होता तो सी ए से भी पूरा पूरा बच्चे लोगों 5,000 रुपया वसूल कर सकता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। अब आप बी, जिसने जस्ट इमीडिएट पार्टी, देखो सी की इमीडिएट पार्टी या कौन है, बी, उससे आप पूरा 5,000 ले सकते हो, क्योंकि आपका पैसा 5,000 ही ड्यू है, तो आप 5,000 ले सकते हो। लेकिन जहां तक ए से पैसा लेने की बात आएगी, उससे आप खाली 3,000 रुपया ही यहाँ पे रिकवर कर पाओगे, जो एक्चुअल सोच करके ए ने उस पर साइन किए थे। ये सिर्फ हुआ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग की वजह से। अगर यहाँ पे नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग नहीं होता तो सी हैव राइट टू रिकवर ऑल 5,000 फ्रॉम ए से ले, बी से ले, जिससे लेना हो ले सकता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपकी जो जस्ट इमीडिएट पार्टी, आप उससे 5,000 मांगो ना, मना नहीं है, लेकिन ए से आप 3,000 से ज्यादा रिकवर नहीं कर पाओगे। ये इसके अंदर डी के अंदर आपको खास बात ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग आते ही एचडीसी के पावर वहीं पे रुक जाएंगे, ये प्रोविजन आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, बराबर। आगे बढ़ जाएं। सेकंड का ए नंबर क्वेश्चन सुपर इजी क्वेश्चन था। फोगट के नंबर है 4, यानी ये 4 नंबर तो आप ऐसे ही ले पड़ोगे। ईजीएम पे सारे क्वेश्चन आ गए। सेक्शन नंबर 96 आपसे पूछा गया, पहला एजीएम होता है 6 महीना फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। गलत है भाई, पहला एजीएम 9 मंथ्स के अंदर होता है, मतलब ये जो है ये हमारा हो गया फॉल्स, बराबर से। गलत है भाई, बिल्कुल फॉल्स हो गया ये। और फॉल्स का रीजन हमारा बहुत सीधा सीधा सा, दिस इज नॉट वैलिड। मतलब आपसे वैलिडिटी पूछा है तो नॉट वैलिड लिखना है यहाँ पे, नॉट वैलिड। चलिए मैं इसको नॉट वैलिड कर देता हूं, ठीक है। तो पहले वाले को मैंने यहाँ पे कर दिया है नॉट वैलिड। क्लियर एकदम से, 9 मंथ्स में हो सकती है। सेकेंड नंबर, रजिस्ट्रार अगर चाहे तो स्पेशल रीजन से टाइम बढ़ा सकता है फर्स्ट एजीएम का, ये भी नॉट वैलिड है, आप लोग सब जानते हो। रजिस्ट्रार अगर रिक्वायर्ड हो तो 3 महीने एजीएम का टाइम बढ़ा सकता है, लेकिन ये 3 मंथ्स जो है वो फर्स्ट एजीएम के लिए नहीं होते, सब्सिक्वेंट के लिए होते हैं। सब्सिक्वेंट एजीएम आपको 6 महीना फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है, 6 महीना में बुलाना है। और 2 मीटिंग्स के बीच में 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम गैप 15 महीने का, ये भी एब्सोल्युटली वैलिड जाएगा। तो 119 का प्रोविजन है बच्चों, 4 पॉइंट है, एक एक नंबर का एक बहुत इजीली सेक्शन 96 के प्रोविजन के बेस पे आप इसको समझा सकते हो। कोई टेंशन हमारी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, बराबर। बहुत सिंपल हो गया। नाउ अब बच्चे लोगों इसी के नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। बी का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है समझना। केएसआर लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, एक अनलिस्टेड कंपनी है, केएसआर लिमिटेड है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। फर्निश द फॉलोइंग डेटा, अब यहां पे उन्होंने कुछ डेटा आपको प्रोवाइड किए हैं। पेड अप कैपिटल 31/3/21 का 45 करोड़, टर्नओवर उनका जो आप देख रहे हो वो है 175 करोड़ का। आउटस्टैंडिंग लोन बैंक से जो है वो 3 मार्च का है 105 करोड़ का, ठीक है। 105 करोड़ का 31/3 को नहीं है, 3 मार्च को ही है। 110 करोड़ का टोटल इन्होंने यहां बताया है। और साल के एंड में जो है वो रीपे करने के बाद 90 करोड़ का बैलेंस बच रहा है। मतलब 45 करोड़, 175 करोड़ और 31/3 को जो बैलेंस है वो अपना 90 करोड़ का है, जो आप लोग को ध्यान रखना है।
आगे बात करते हैं, whether as per provision of the Companies Act 2013 the company is required to appoint internal auditor पे क्वेश्चन आ गया, यानी सेक्शन नंबर काम करता है 138 की इंटरनल ऑडिटर की हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है क्या। अब हमारे पास जो मैटर है वो बहुत सिंपल है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए लिमिट 25, 50, 100 और 200 मेरे ख्याल से आप लोग को याद होगी बहुत अच्छी तरह से। ये लिमिट्स के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी बात करके रखी है कि लॉ की रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो क्या काम यहाँ पे करती है, ठीक है। अब 25 की रिक्वायरमेंट हमारी किसकी है बच्चे लोगों, डिपॉजिट की है। क्या कहते हो, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है, अपने को ध्यान में रखना है। सेकेंड रिक्वायरमेंट 50 करोड़ और मोर की हमारी पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्या, अच्छा यहाँ डिपॉजिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? जी नहीं, डिपॉजिट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, तो चलो वैसे तो ये पॉइंट काम का आएगा नहीं, पेड अप कैपिटल हो गया। नाउ 100 करोड़ के बच्चों बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन एंड बोरोइंग जो आउटस्टैंडिंग है, और 200 करोड़ का हमारा काम आता है बच्चे लोगों टर्नओवर, बराबर से 200 करोड़ का टर्नओवर। ये रिक्वायरमेंट में से अगर कोई भी पूरी हो रही हो तो एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अपना ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर जो है वो बनाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का हम लोग देखते हैं, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए कैपिटल इनका 50 करोड़ से कम है, रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है। टर्नओवर 200 करोड़ से कम लग रहा है, नहीं लग रही है। देखने में लग रहा है कि सर लोन भी तो 90 करोड़ का है, ये भी कम है 100 करोड़ से, लेकिन समझिएगा, नोट्स उठा करके पढ़िएगा, स्टडी बैक बुक जहां से भी पढ़ रहे हैं उसको देखिएगा, वहां लिखा हुआ है एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आपको 31/3 का बैलेंस नहीं देखना है। पूरे साल में किसी भी टाइम पे अगर इनका लोन फ्रॉम बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ से ऊपर निकल गया, कभी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर 100 करोड़ से ऊपर निकला, तो इनको इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। और यहां पे आप लोग देख सकते हो बैलेंस भले ही 90 करोड़ का हो, लेकिन एक दिन ऐसा था जब ये 105 करोड़ के थे, यानी कि बाहर निकल चुकी थी लिमिट इनकी, इसीलिए यहां पे इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इनको करना पड़ेगा। यस, दे हैव टू अपॉइंट, इनको इस साल के लिए इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। ये आपको अपने आंसर में लिखना है, बराबर से। तो सिंपल लिमिट्स देकर के आप आंसर लिख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। फर्स्ट ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी की प्रोविजन पूछे गए आपसे कि किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर का अगर अपने को अपॉइंटमेंट करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग सब जानते हो 139(7) की रिक्वायरमेंट अपने को लिखनी पड़ेगी यहाँ पे कि फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से अपने आप पे होता है। तो आई थिंक 60-30-60 वाला मैटर था क्या? सबसे पहले सीएजी अगर फेल हो गया तो अगले 30 दिन के अंदर बीओडी अपॉइंट करेगा, और वो भी फेल हो गए तो अगले 60 दिन के अंदर वापस मेंबर्स के पास में ये पावर आ जाएगा। ये अपने को आंसर में लिखना है, सीधा सीधा सा हमारा सेक्शन है। तो 139(7) के हिसाब से आप डायरेक्टली पॉइंट जो है वो बहुत आराम से आप लोगों ने कर ही लिया होगा, ये आप लोग कर सकते हैं। चलिए जी, इसके सी पार्ट पे आते हैं। अब बच्चे लोगों 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन देखने में क्वेश्चन लग रहा है बहुत जबरदस्त, बहुत 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 जबरदस्त। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़े बगैर तो आंसर कर नहीं पाएंगे। मिस्टर स्टीफन ओन्स अ चिकन फार्म नियर गुड़गांव, ठीक है साहब, गुड़गांव के पास इनका एक चिकन फार्म है। वेयर ही ब्रीड देम एंड सेल एग एंड लाइव चिकन एंड रिटेल शॉप इन गुड़गांव, जो भी होगा। मिस्टर फ्लेमिंग ऑल्सो ओन्स अ सिमिलर फार्म नियर गुड़गांव, एक और पर्सन है मिस्टर फ्लेमिंग, इनका भी गुड़गांव के अंदर एक इसी तरह का फार्म हाउस है और सेम बिजनेस है, ठीक है। अब ये जो फ्लेमिंग है ये गो बैक टू हिज नेटिव प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 1 ईयर, ये 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, इनको कुछ पैसे की जरूरत है। सो ही हैड प्लेज हिज फॉर्म टू मिस्टर स्टीफन फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए इन्होंने क्या किया है कि अपना फॉर्म जो है, जो इनका फार्म हाउस जहां पे सब पड़े हैं, वो इन्होंने स्टीफन के पास में प्लेज कर दिया है और उनसे 25 लाख रुपया डिपॉजिट का ले लिया एंड रिसीव अ डिपॉजिट ऑफ 25 लाख, है ना, एंड वेंट अवे, वहां से चला गया। जिस वक्त में ये दिया था उन्होंने, उस वक्त में लाइव बर्ड का जो स्टॉक था वो था 1 लाख का और 10,000 के एग थे, मतलब 10,000 के नहीं 10,000 एग थे, क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है। द कंडीशन वाज दैट जब भी फ्लेमिंग वापस आएगा तो वो पैसा वापस कर देगा और जो भी उनका फॉर्म है लाइव बर्ड्स एंड एग वो वापस रिटर्न ले लेगा, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर फ्लेमिंग वापस आता है, रिटर्न कर देता है डिपॉजिट को, और उस वक्त में करीब करीब 1,09,000, देखो देते वक्त तो 1 लाख बर्ड्स थे, लेकिन अब चूंकि बट ऑब्वियस है कि आपने एग्स भी दिए थे तो एग्स से बढ़ना ही है, इंक्रीजिंग हो गया, 1,09,000 तो लाइव बर्ड हो गई वहां पे। और
एग जो उसने छोड़े थे वो 10,000 के एग थे बराबर से, इस वजह से ये बढ़ गए, और साथ में अब जो है वो 15,000 एग हो गए, जबकि देते वक्त वो 10,000 थे। ठीक है, अब स्टीफन ने क्या किया कि रिटर्न करते हुए उतना ही किया जितना लिया था। 1 लाख लाइव बर्ड ले जाओ और 10,000 एग ले जाओ, इंक्रीजिंग तुम्हारी थोड़ी है, तुमने जितना दिया था उतना ले जाओ। नाउ आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ड्यूटीज ऑफ मिस्टर स्टीफन एज पॉनी। देखो दो लोग होते हैं, एक पॉनर और एक पॉनी। स्टीफन जिसके पास में ये सब रखा गया था वो हमारा हो गया पॉनी, और फ्लेमिंग जो है उसके राइट्स क्या है, अबाउट हिज राइट्स, ये हमारा पॉनर। तो पॉनी और पॉनर के राइट्स यहाँ पे पूछे गए। अब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि पॉनी के राइट्स बताऊं तो मैटर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। पॉनी के राइट्स क्या है कि वो गुड्स को अपने पास में रिटेन करके रख सकता है, फिर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए भी रिटेन करके रख सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए रिटेन करके नहीं रख सकता है, और अगर उसका पैसा नहीं उसको मिले तो उसको सेल करने का और पैसा रिकवर करने का राइट है। ये सारे पॉनी के राइट्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, और पॉनर के राइट्स की अगर बात करें तो रिडीम करने का राइट उसके पास में है कि पैसा चुका करके अपने गुड्स वापस से ले ले, और सामने वाला अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में सूट फाइल करे, ये सब लिखा हुआ है। पर प्रैक्टिकली अब थोड़ा सा यहाँ पे मेरा व्यू हल्का सा अलग जा रहा है। मेरा ये मानना है कि इस क्वेश्चन से पॉनी के राइट्स का मैचिंग बैठता नहीं है, कि अल्टीमेटली ये जो बातें बोली गई है ना, हालांकि प्लेज इज अ पार्ट ऑफ बेलमेंट, तो कहीं ना कहीं इसमें बेली की ड्यूटीज को लिखना ज्यादा सूट करता है। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब जैसा क्वेश्चन का फ्रेमिंग है, हालांकि बेली की ड्यूटीज पॉनी की ड्यूटीज, बेली जो है वो ही हमारा पॉनी भी है, लेकिन थोड़ा सा सेक्शन में और बाकी पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ इसको देख करके लगता है कि सर बेली वाली जो चीजें वो ज्यादा ठीक है कि भाई आपको लुक आफ्टर करना है प्रॉपर से, बराबर से, उसके अलावा उसका एबनॉर्मल यूज नहीं करना है जो अनऑथोराइज यूज हो, फिर अपने गुड्स के साथ में आपको उसको मिक्स भी नहीं करना है, सामने वाला आ जाए तो उसको रिटर्न कर देना है, और जो इंक्रीजिंग हो रही है वो सारी की सारी आपको वापस कर देनी चाहिए। सेक्शन नंबर 151 से 157 इसमें लग जाता है, फिर हमारा 160, 161, और ये जो इंक्रीजिंग हुई है वो आपको वापस कर, वो काऊ और काफ वाला अपना एग्जाम्पल है, सेक्शन 163 वो लगने चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा मेरा ओपिनियन जो है वो ज्यादा ये जाता है कि बेली के पॉइंट्स इसमें ज्यादा आते दिखते हैं। हाँ, फ्लेमिंग का पॉइंट सही है, डीलर के जो जो हमारा डीलर कह दो या जो पॉनर है उसका राइट है रिडीम का, कि वो पैसे चुकाने का राइट रखेगा और अपने गुड्स अपने पोजीशन में ले ले, ये रिडीम कर भी रहा है, जो भी डिपॉजिट है वो चुका भी रहा है, इसके राइट्स तो समझ में आते हैं। क्योंकि बेली के जो राइट्स आप पढ़ते हो वही बेलर के, बेली की जो ड्यूटीज पढ़ते हो वही बेलर के राइट्स हो जाते हैं, वो अपने पढ़ा हुआ है, तो उसको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। पर अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा ये थोड़ा सा, अब आंसर मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, अब ये आईसीआई ही ज्यादा डिसाइड कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है उससे अपने को ये प्योरली लगता है कि यहाँ बेली के पूछे जाते तो ज्यादा बेटर थे। हालांकि प्लेज इज अ पार्ट ऑफ बेलमेंट, लेकिन सेक्शंस अलग अलग हैं, पॉइंट्स बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, और पूछ ये लिया गया है कि स्टीफन की क्या ड्यूटीज बनती है यहाँ पे, वो आप लोग बताइए। अच्छा, एक और चीज है, सुनिएगा, पॉनी की जो ड्यूटीज है, हालांकि बेली की ड्यूटीज लिखना पड़ेगा ज्यादा सही, क्योंकि पॉनी की ड्यूटीज के बारे में ज्यादा नहीं, आपने सुना है जो अभी मैंने पॉइंट्स भी बोले, ये पॉनी के राइट्स के बारे में क्या कहते हैं आप लोग, है ना। पॉनी के राइट्स क्या है, गुड्स को रिटेन करके रखना, और देन उसके बाद में सामने वाला अगर नहीं देता है तो आप सूट फाइल कर सकते हो, रिटेन करके रख सकते हो, ये सारे इसके राइट्स में चले गए। तो यस, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं अपन बच्चों को, बेली के ही ड्यूटीज अपने को लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि अपना पॉनी एज वेल एज बेली हो गया, तो थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूज होने की जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बेली की ड्यूटीज हमारी इसके अंदर एकदम बेस्ट तरीके से लिखी जाएंगी, वही अपना मैटर बैठेगा। पॉनी की ड्यूटीज अलग से कुछ है भी नहीं, तो बेली की ड्यूटीज आ जाएंगी। और बेलर के जहां तक राइट्स की बात की जाए तो राइट टू रिडीम वाला राइट अपने पास में एक बड़ा राइट है, वो अपने को आंसर के अंदर यहाँ पे लिख देना चाहिए, बराबर से। तो ये सारे पॉइंट्स आपको डालने पड़ेंगे भाई, जो जो सेक्शंस मैंने आपको बताया कि केयर करने का राइट, केयर करने का ड्यूटी बनता है, देन मतलब लुक आफ्टर करे, उसका खुद यूज में, ओन यूज में नहीं ले, अनऑथोराइज यूज नहीं ले, उसके अलावा अपने गुड्स के साथ, क्योंकि इसका भी सेम बिजनेस है तो मिक्स ना करे, और इंक्रीजिंग जो भी है मतलब रिटर्न करे, और साथ में इंक्रीजिंग जो है वो भी रिटर्न करना पड़े, ये सारा आंसर में लिखा जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन आंसर एकदम सीधा सीधा सा होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन वापस से हमारा आ जाता है बच्चे लोगों, एनआईए का 3 नंबर का क्वेश्चन है। मिस्टर हर्षा डोनेटेड 50,000 टू एन एनजीओ, 50,000 रुपया इन्होंने एक एनजीओ को दिया बाय चेक फॉर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ वन चाइल्ड फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए इन्होंने एक चेक दिया है एक बच्चे का एजुकेशन के लिए। बाद में इनको पता लगता है वो एनजीओ फ्रॉड है, और ऐसी किसी भी तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसमें वो नहीं लगा हुआ है,
बराबर। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज वो नहीं कर रहे हैं, कोई इस तरह का डोनेशन वाला काम या चैरिटी वाला काम वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसने चेक पर स्टॉप पेमेंट लगवा दिया और बैंकर को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि उस चेक का पेमेंट नहीं किया जाए। तो बैंक ने ऐसा ही किया, आप जानते हो स्टॉप पेमेंट आप लगा सकते हो, तो बैंक पेमेंट नहीं करेगी। एनजीओ ने उनको एक डिमांड नोटिस भेज दिया और साथ में धमकी दी कि वो उनके अगेंस्ट में केस करेंगे, ठीक है। एडवाइज मिस्टर हर्षा अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल अंडर द एनआईए। बहुत सिंपल सी बात है, आपको हर्षा को बोलना है कि भाई डरने का कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। सुनिएगा, जब भी कोई चेक डिसऑनर होगा, नॉट ऑनर बाय द बैंक, तो एक ही सेक्शन में केस बनता है, सेक्शन नंबर 138, आप लोग जानते हैं। अब यहाँ 138 में केस बनने का कोई बेस ही नहीं है। दो तीन रीजन आप लोग सब जानते हो। पहला रीजन तो ये कि 138 में केस बनने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहला, हमने पेमेंट किया है किसी लीगल डेप्ट का, याद करिए लीगल डेप्ट का, और सेकंड नंबर हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है। यहाँ पे ये दोनों ही चीजें नहीं लग रही है। देखो, पहली बात तो डेप्ट है ही नहीं, कंसिडरेशन कहाँ है, देयर इज नो कंसिडरेशन, बराबर। तो 138 की जो सेक्शन 138 से इसका आंसर जाएगा, और वहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो कंडीशन है कि आपने जो पेमेंट किया है वो किसी लीगल डेप्ट का पेमेंट होना चाहिए, और यहाँ बहुत साफ साफ दिख रहा है ये कोई लीगल डेप्ट तो है ही नहीं। यही कहानी हमारी खत्म हो गई। सेकंड नंबर, दूसरा रीजन जो है अमाउंट इनसफिशिएंसी की वजह से हमने किए ही नहीं, हमने स्टॉप पेमेंट लगाया। इस वजह से कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे हर्षा के अगेंस्ट में नहीं हो सकता है। ही हैज राइट टू स्टॉप पेमेंट, गिव डायरेक्शन फॉर स्टॉप पेमेंट, जैसा उसने दिया बिल्कुल सही किया है, तो अपने को ध्यान में रखना है। तो 138 का रेफरेंस देकर के आप इसका आंसर, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत आराम से दे सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग, और 3 का नंबर 1, State Cricket Club was formed as a limited liability company under Section 8 of Companies Act with the object of promoting cricket by arranging introductory cricket course at district level and friendly matches। ओके भाई, एक Section 8 कंपनी बनती है बच्चों, और बट ऑब्वियस है क्रिकेट क्लब है, और तो क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए बनती है। क्लब हैज बीन अर्निंग सरप्लस, काफी सरप्लस हुए। ऑफ लेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली एंड डिविडेंड वाज पेड टू द मेंबर। बच्चों, सेक्शन 8 कंपनी का बेसिक यही है कि चैरिटेबल पर्पस के लिए होगी, और डिविडेंड को आप मेंबर्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सेम पर्पस के लिए वापस लगेगी, लेकिन इन्होंने डिविडेंड मेंबर्स में बांट दिया। मिस्टर कूल, अ मेंबर डिसाइडेड टू मेक अ कंप्लेंट विद रेगुलेटरी अथॉरिटी, कंप्लेन की आरडी वगैरह को, to curb the fraudulent activities by cancelling the license given to the company। उन्होंने बोला सर जो आपने कंपनी को लाइसेंस दिया उसको कैंसिल कर दिया जाए, बराबर से। तो हमने कहा इज देयर एनी प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट टू रिवोक द लाइसेंस। यस भाई, बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कंपनीज एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि जहां कंपनी ने कहीं पर भी सेक्शन 8 की जो कंडीशंस हैं, जिन बेसिस पर लाइसेंस दिया गया, उनका वॉयलेशन किया, तो आफ्टर गिविंग चांस ऑफ हियरिंग ये लाइसेंस रिवॉक हो सकता है। इफ सो स्टेट द प्रोविजन, बिल्कुल आराम से लिख सकते हो आप। आरडी इसके अंदर ऑर्डर करेगा, टाइमिंग वाइमिंग सब लिख देना आप लोग कि आरडी हैव राइट टू गिव ऑर्डर फॉर कैंसिल द लाइसेंस। आरडी यहाँ पे बिल्कुल कैंसिल कर सकता है, वो प्रोविजन हमारा आ जाएगा। वेदर द कंपनी वे बी बाउंड अप, यस, जब आपने इनका वॉयलेशन किया है, जो कंडीशंस आपको लाइसेंस की दी गई थी, तो उनमें एक ये भी था कि ऐसी कंपनी के बाउंड अप का ऑर्डर भी दिया जा सकता है, आप लोग जानते हो। एक और चीज पूछी गई है, वेदर द, अच्छा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, वेदर द स्टेट क्रिकेट क्लब कैन बी मर्ज विद मिस्टर कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग। सवाल ही नहीं होता। अगर इस कंपनी का, देखो सारे पॉइंट्स पूछ लिए इन्होंने, क्या लाइसेंस रिवोक हो सकता है, यस हो सकता है, क्या बाउंड अप हो सकता है, हो सकता है। एक और तरीका आप पढ़ के आते थे ऐसे मैटर में कि सेम ऑब्जेक्ट वाली सेक्शन 8 कंपनी के साथ में मर्जर हो सकता है, तो आप चाह रहे हो प्राइवेट कंपनी के साथ इसका मर्जर करना, ये हमारे लिए नॉट अलाउड रहेगा, ये चीज आंसर नो में जाएगी। अगर मर्जर होना है तो सेम ऑब्जेक्ट वाली सेक्शन 8 कंपनी के साथ में मर्जर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर से। समझे बच्चों आप लोग बात को? फटाफट से बताओ, एकदम क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका बी पार्ट। ABN Associates, a firm of chartered accountant, was reappointed as auditor at the AGM of X Limited। बच्चों सुनना, ABN Associates जो है वो रीअपॉइंट होते हैं, और ये मीटिंग हेल्ड होती है 30/9/2019 को, 30 सितंबर को, ठीक है। However, the board of director recommend remove them before expiry of the term। अच्छा, हम जानते हैं कि अगर कोई भी फर्म है तो वापस से रीअपॉइंट हो सकती है। अगर ये कंपनियां 139(2) के अंदर आ रही हैं
तो भी आप जानते हैं कि एक फर्म सेकंड टेन्योर तक आ सकती है, और 139(2) में नहीं आ रही है तब तो रीअपॉइंटमेंट में टेंशन है ही नहीं। Board of Director recommend to remove them before expiry of the term by passing special resolution in the board meeting held on 31/3/2020। ठीक है भाई, तो इनका रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया है 30/9 को जो मीटिंग हुई है 30/9/2020 को, तो 19-20 के लिए ये जो है वो अपॉइंटेड यहाँ पे हो गए हैं। 19-20 के लिए अपॉइंट हुए, 1 अप्रैल 19 को चालू हुआ होगा बराबर से। अब एक मीटिंग हेल्ड होती है 31/3/20 को, जहां पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाता है और इनको रिमूव करने का एक रेजोल्यूशन बोर्ड ने पास किया है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली हैविंग, अच्छा रिमूवल हो सकता है क्या? यस, 1401 में आप रिमूवल ऑफ ऑडिटर पढ़ते हो बाय कंपनी, बाय बीओडीज, और 3 स्टेप पे ये काम होता है। तो 3 स्टेप पे भी अभी अपन बात कर रहे थे कि कौन कौन से हमारे 3 स्टेप यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, पहले आगे पढ़ते हैं। सब्सिक्वेंटली हैविंग गिवन कंसिडरेशन टू द बोर्ड रिकमेंडेशन, एबी एंड एसोसिएट्स वर रिमूव एट द जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 25/5 को। 25/5 को एक मीटिंग बुला करके उनको रिमूव कर दिया गया बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास किया गया, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीजी, कि भाई रिजोल्यूशन तो पास कर दिया लेकिन ये अप्लाई तब करेंगे जब सीजी का अप्रूवल मिलेगा। अरे ये तो उल्टा हो गया। एक्सप्लेनिंग प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सेकंड बार दूसरी बार फर्स्ट ऑडिटर नहीं है, वो भी होता तो सेम प्रोविजन है। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ रिमूवल। अब देखिए रिमूवल जो किया उसका एक तरीका है। सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, आप लोग जानते हैं। ये पास करने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ता है परमिशन के लिए। जब परमिशन आ जाता है तो उसके बाद 60 डेज में आपको एक ईजीएम बुला करके उसमें एसआर पास करके इनको हटाना पड़ता है। जैसा अपना प्रोविजन भी आप लोग जानते हो बराबर। 30 डेज के अंदर आप अप्लाई करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन आएगा, 60 दिन में परमिशन आने की ईजीएम बुलाओगे और फिर आप हटा सकते हो। यहाँ तो उल्टा हो गया बच्चों, क्या कहते हो? 31/3 को इन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया, फिर अप्रैल गया, मई में उन्होंने पहले जनरल मीटिंग बुला करके वहां पे एसआर पास कर दिया और अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल अप्लाई किए ही नहीं है, जबकि उल्टा सिस्टम हो गया। पहले 30 दिन भी आपके कब के निकल गए, आपने कब रेजोल्यूशन पास किया, तब तक तो सीजी का परमिशन ही नहीं है। सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीजी, सीजी का तो अप्रूवल ही नहीं है। वो आने के बाद 60 दिन में आपको ईजीएम कॉल करना था, तो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, ये वैलिड नहीं होगा। तो 1401 का प्रोसीजर लिख देंगे आप लोग, जैसा मैंने आपको बताया प्रोसीजर आपको आता है, वो लिख करके अपना फाइनल आंसर आप लोग ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, एग्जामिन द फॉलोइंग केसेस विद रिस्पेक्ट टू देयर वैलिडिटी, स्टेट योर आंसर विद रीजंस। क्या बात है, अगेन नेगोशिएबल का क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 4, करीब करीब 10 नंबर के एनआईए के क्वेश्चन तो यहीं तक अपने को दिख गए हैं, है ना। 2-2 नंबर के, दोनों बच्चों 2-2 नंबर के। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डॉन मेंशनिंग एक्सप्रेसली एज पेबल ऑन डिमांड। बच्चों हमारा डिमांड बिल का क्वेश्चन है, आप लोग जानते हो एक टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है और एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। डिमांड का मतलब जब भी डिमांड करेगा उस वक्त में अपने को उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, द बिल विल बी एट मैच्योरिटी फॉर पेमेंट 4/1 इफ प्रेजेंटेड ऑन 1/1। क्या बात है, ये कह रहे हैं अगर 1 तारीख को बिल का प्रेजेंटेशन किया जाए तो उसका पेमेंट 4 तारीख को होगा, मतलब 3 दिन का ग्रेस पीरियड। लेकिन हम लोग जानते हैं सेक्शन नंबर 22 इसके अंदर लगेगा, ग्रेस पीरियड तो टाइम इंस्ट्रूमेंट में होता है, जबकि ये तो पेबल ऑन डिमांड है, इट मींस नॉट वैलिड है। क्या कहते हैं, बराबर बात समझ में आई? 3 दिन का ग्रेस पीरियड मांग रहे हैं, जबकि डिमांड वाले में ग्रेस पीरियड का तो कंसेप्ट है ही नहीं, इसलिए दिस इज नॉट वैलिड। छोटा सा क्वेश्चन है 2 नंबर का, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं, बहुत 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 ज्यादा आसान है, ध्यान में रखना है। आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसका बढ़िया क्वेश्चन में से एक हो सकता है, अ होल्डर गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर। सेक्शन 93 काम करता है डिसऑनर के नोटिस के लिए, ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू ऑल पार्टी एक्सेप्ट द एक्सेप्टर। बच्चों सुनना, ये मैटर ऐसा है, ए से बिल बी के पास, बी से सी के पास, सी से मान लो डी के पास गया और नाउ डिसऑनर हो गया, तो डी ने सी और बी को तो इन्फॉर्म कर दिया, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या? एक्सेप्टर को, अच्छा एक्सेप्टर हमारा, हाँ ए एक्सेप्टर था, ड्रॉ यही होता है, इसको इन्फॉर्म नहीं किया, बाकी सबको इन्फॉर्म कर दिया है। ड्रॉवर यानी कि ये बच्चों ये अपना ड्रॉई हो गया, बट ऑब्वियस है ये अपना ड्रॉवर हो गया, आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो द ड्रॉवर क्लेम्स दैट ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी एज द होल्डर फेल्स टू गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर टू द ऑल पार्टीज। अच्छा, उसने कहा कि डी ने इंफॉर्मेशन तो दिया लेकिन सारी पार्टीज को नहीं दिया और खास करके ड्रॉई को नहीं दिया, इसीलिए मैं यहाँ पे पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हुई नहीं, डिस्चार्ज हो गया लायबिलिटी से। अब आप सब जानते हो बच्चे लोगों, जब भी कोई बिल डिसऑनर होता है तो पार्टी अपनी प्रायर पार्टी को इन्फॉर्म करती है।
सेक्शन 95 साथ में कहता है कि आप उन प्रायर पार्टीज को नोटिस देते हो जिनको आप रेस्पॉन्सिबल करना चाहते हो, और जिस पार्टी को मिले वो आगे से आगे इन्फॉर्म करती रहे। तो डी के लिए जरूरी नहीं है कि वो बी और ए को ही बोले, भाई डी का डायरेक्ट यहाँ पे डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, यहाँ पे सी, सॉरी डेटर सी है, तो वो सी को इन्फॉर्म करके फ्री हो जाए, फिर मुझे तो सी से ही वसूल करना है। सी जो है वो आगे बी को इन्फॉर्म करे, बी आगे ए को इन्फॉर्म करे, या डी सबको इन्फॉर्म कर दे, या डी सी को बोले और सी सबको इन्फॉर्म कर दे। कोई भी तरीके से इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, तो आपको तो इंफॉर्मेशन डी ने दी है ये बेचारे ने, आप आगे ए को दे करके उसको रेस्पॉन्सिबल कर सकते हैं। तो कहीं ये लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि जो पार्टी उस वक्त होल्डर होगी वही सारी पार्टीज को इन्फॉर्म करेगी, या कोई भी पार्टी सारी पार्टीज को इन्फॉर्म करेगी। आप जिसको लायबल करना चाहते हो उसको कर दो इन्फॉर्म, वो अपने आगे जिसको लायबल करना चाहती है उसको इन्फॉर्म करती रहेगी। ये प्रोविजन बच्चों इसमें अपने को लिखना पड़ेगा। सेक्शन नंबर आपको बता दिया 93, 95। नोटिस टू डिसऑनर किस किस को जाता है, जिसको आप लायबल करना चाहते हो उसको आप दोगे। तो यहाँ ये बिल्कुल भी फ्री होने वाला नहीं है, इसका आर्ग्यूमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट है बच्चे लोगों, इंटरप्रिटेशन में आप मीन्स का और इंक्लूड्स का जो मतलब है वो बहुत आराम से पढ़ते हो, तो इसमें ज्यादा मेरे ख्याल से मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हमारी होती है, एक एक्सटेंसिव डेफिनेशन होती है, तो डायरेक्ट आप लोग को देके रखा है। इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन जो है वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट दो वर्ड है और आपको सीधा सीधा सा इनका मीनिंग जो है वो यहाँ पे लिखना है, इनको एक्सप्लेन करना है। चलिए जी, ठीक है। डेफिनेशन में इन वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं तो प्रोविजन समझा करके साथ में एग्जाम्पल भी आप लगा सकते हैं। मैं आता हूं अगले क्वेश्चन के ऊपर, फोर्थ क्वेश्चन बच्चे लोगों, फोर्थ के ए का फर्स्ट पार्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है। द ऑफर बायबैक हर बार पूछा जा रहा है इन दिनों में। सेक्शन नंबर 68 काम करता है बायबैक के लिए। ऑफ इट्स ओन शेयर बाय अ कंपनी शैल नॉट बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफर ऑफ बायबैक। यहीं पे गलती पता लगती है। क्या कहते हो, इन्होंने कहा है कि पिछला बायबैक जो किया क्लोजर ऑफ द प्रेसिडिंग, उसके 6 महीने तक अगला बायबैक नहीं हो सकता। गलत है। 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप देने का जरूरत होता है, ये कह रहे हैं 6 महीने का गैप ही चाहिए होता है। गलत है ना। फिर आगे इन्होंने बोला इफ एनी एंड कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड का मतलब बच्चों, जिस तरह के शेयर्स आपने बायबैक किए, कूलिंग पीरियड ऑफ मेक फर्दर इश्यू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर। याद है आपको, जिस तरह के शेयर्स का बायबैक किया है अगले 6 महीने तक उसी टाइप के शेयर्स आप इशू नहीं कर पाओगे। एक्सेप्शंस हैं, बोनस शेयर में दे सकते हो, किसी को स्वेट इक्विटी दे सकते हो, आपने पढ़ा है। इंक्लूडिंग अलॉटमेंट ऑफ फर्दर शेयर शैल बी पीरियड ऑफ 1 ईयर। अरे तो उल्टा हो गया, जहां 1 साल ऊपर होना चाहिए था वहां इन्होंने 6 महीने लिख दिया। अब यहाँ पे जहां 6 महीने होना चाहिए था वहां इन्होंने 1 साल कर दिया। 2 गलतियां सामने दिख गई। फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ बायबैक सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, तो आपको बता ही दिया मैंने, है ही है। गलत है ये तो। ऊपर वाले में 1 साल होना चाहिए था, वहां 6 महीने लिख दिया, यहाँ 6 महीने होना चाहिए था, वहां 1 साल लिख दिया। आपको पूछा है वैलिडिटी ऑफ प्रोविजन बताओ, भाई नॉट वैलिड है, बायबैक को समझाओ। खास करके इन 2 कंडीशंस को, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इन 2 कंडीशंस को समझा करके आप अपना फाइनल आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। बच्चे लोगों ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन फिर से कंपनीज एक्ट का हमको लग रहा है भाई सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। कंपनीज एक्ट का एबीसी लिमिटेड प्रपोज टू इशू सीरीज ऑफ डिबेंचर फ्रीक्वेंटली विद इन अ पीरियड ऑफ 1 साल, 1 ईयर, to raise fund without undergoing the complicated exercise of issuing a prospectus every time of issuing new series of debenture। बढ़िया। अगर कोई कंपनी ये चाहती है कि फ्रीक्वेंट इशू करे लेकिन बार बार प्रोस्पेक्टस को इशू न करना पड़े, तो सेक्शन नंबर आई थिंक 31 लगेगा बच्चे लोगों। हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस इसीलिए बना हुआ है। देखने में डिबेंचर आपको भले ही लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली है तो हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस, और वो 1 साल का ही मैटर है। 1 साल में आप दोबारा इशू भी करें, दोबारा भी करें, तो आपको बार बार प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल ऑफ एबीसी लिमिटेड, बहुत सही है। हैविंग टेकन इनटू अकाउंट द कंसेप्ट डीम्ड प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट समझाओ। यहाँ पे बच्चे लोग आप जानते हो, हमारा शेल्फ वाला प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अगर आप लगा दोगे, नोट्स उठा करके देखिएगा, बुक उठा के देखना, जहां से भी आपने पढ़ा है ये जरूर होगा आपकी बुक में, इज इक्वल टू डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। तो एक तरह से इस क्वेश्चन के आंसर में आपको पूरा शेल्फ प्रोस्पेक्टस ही लिखना है, बराबर। तो देखने में डिवेंचर का लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपको शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 31 इसके आंसर में लिख देना चाहिए, कि आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए जी, बी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्या कहता है अभी बी क्वेश्चन, चेक करें। The promoters of Jayashree Spinning Mills Limited contributed in the shape of unsecured loan। ठीक है भाई, कंपनी के प्रमोटर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इन शेप ऑफ अनसिक्योर्ड लोन टू द कंपनी
इन फुलफिलमेंट ऑफ द मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड बाय स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर ग्रांटिंग लोन। सुनिए बच्चों, एक कंपनी है जयश्री स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। अच्छा, ये पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मैंने आपको कहा भी था कि डिपॉजिट का जो हमारा रूल नंबर 2 है भाई, वो बहुत जबरदस्त वाला इंपॉर्टेंट है, और उस रूल 2 से हमारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो अपने को ये जरूर यहाँ पे पढ़ना चाहिए। 2(1)(c) के अंदर है, बराबर। अब क्या कहा गया है, प्रमोटर्स लोगों ने अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड किया है कंपनी को, और क्यों किया है, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी को ग्रांट दे रहा है, जो पैसा उधार पे दे रहा है, उसने कंडीशन लगा दी है कि पहले आपके प्रमोटर्स को बोलिए लोन देने को, फिर हम देंगे। स्टिपुलेशन का मतलब उन्होंने कंडीशन लगा दिया, तो इस वजह से प्रमोटर्स ने कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन दिया है। और आप लोग सब जानते हो ये अनसिक्योर्ड लोन डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आता है। In the light of the provision of Companies Act and rules, whether unsecured loan जो promoters ने दिया regarded as deposit or not deposit, बच्चे लोगों, ये डिपॉजिट की कैटेगरी में कभी भी नहीं आएगा। सीधा सा आंसर हो गया, डायरेक्ट पढ़ा आपने। सेकंड पार्ट, what will be your answer in case the entire loan obtained from SIDCL is repaid? अब सुनो, ये प्रमोटर्स का लोन तब तक डिपॉजिट में नहीं आता है जब तक ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन आपका आउटस्टैंडिंग है। बच्चों समझना, यानी इधर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, उससे पहले आपने प्रमोटर से लोन लिया। कंपनी ने क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने कंडीशन लगाई थी पहले प्रमोटर पैसा लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे भाई, ठीक है। तो प्रमोटर लोगों ने डिक्लेयर भी कर दिया हमारा पैसा ये है वो है, वो सब अपने कंडीशन पड़ी हुई है। अब प्रमोटर ने जो ये पैसा दिया वो अनसिक्योर्ड लोन की तरह से है, वो डिपॉजिट में काउंट नहीं होगा, ये तो बात तय है। लेकिन कब तक, जब तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन हम पे ड्यू है, तब तक ये भी डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे। जैसे ही आपने बैंक का लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन चुका दिया और अभी प्रमोटर का लोन ड्यू पड़ा हुआ है, तो वो डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर मान लिया जाएगा, उस पर डिपॉजिट के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। बहुत क्लियर कट मैटर है, ध्यान रखिएगा, बराबर। आपको मैं बता भी देता हूं, देखिए स्टडी मैट के ऊपर जब भी आप जाएंगे तो मैं आपको डिपॉजिट वाले चैप्टर से बता देता हूँ। ये मैं इसमें भी देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से मेरे पास यहीं पे अगर डिपॉजिट वाला चैप्टर है तो मैं आपको वहीं से बता देता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं तो मैं आपको पेज नंबर बताने वाला हूँ। चैप्टर 11 डिपॉजिट्स, यस, आई थिंक यही चैप्टर है मेरे पास में, यस बच्चे लोगों। तो आपको यहां से मैं एकदम क्लियर बता देता हूं कि देखिए एकदम क्लियर कट आंसर हमारा बन रहा है। और आपको कहा भी था मैंने कि इन दिनों में डिपॉजिट पर क्वेश्चन जो है वो आईसीए के फेवरेट हो गए। आईसीए बहुत क्वेश्चन दे रही है इसके ऊपर। ये देखिए स्टार्टिंग में ही बोल दिया नॉट कंसिडर्ड एट डिपॉजिट, यहां हम आगे बढ़ गए और आगे बढ़ते बढ़ते हम यहां पहुंच गए। ये देखिएगा नंबर 13 में, ये देखिए कोई भी अमाउंट बाय प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन इन परसुएंट द स्टेपुलेशन ऑफ एनी लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इसको डिपॉजिट नहीं मानना है। लोन इसलिए लिया क्योंकि कंडीशन इंपोज की गई थी। सेकेंड नंबर, लोन जो इन्होंने दिया उन्होंने खुद ने दिया या उनके रिलेटिव्स ने दिया है। तीसरा नंबर पॉइंट अपना मेन जो सेकेंड पार्ट का आंसर है, सच एग्जम्पशन शैल बी अवेलेबल ओनली टिल द लोन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक आर रीपेड एंड नॉट देयर आफ्टर। यानी बैंक का लोन जब तक चालू है तब तक ये डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे, तब तक आपको एग्जम्पशन मिलेगा। जैसे ही बैंक का लोन चुका दिया और इनका लोन अभी भी बाकी है तो फिर उस पर डिपॉजिट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हो, ये आंसर में अपने को लिखना चाहिए होता है, ठीक है। समझे आप लोग मेरी बात को, समझे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। जनरल क्लॉजेज एक्ट का एक क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा धमाकेदार क्वेश्चन है भाई। इंश्योरेंस पॉलिसीज आपने ली हैं जो कवर करती हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को, have been held to be immovable property, क्या उसे भी immovable property माना गया है? माना जाए, पहले देख रहे हैं। अब इसका कोई आंसर स्टडी मटेरियल में तो नहीं है, आपको फिर से कहता हूं कुछ भी नहीं है कहीं पे। जनरल क्लॉजेज एक्ट में इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात नहीं है, लेकिन अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन चेक करें तो उसमें आता है लैंड, लैंड से मिलने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं, ऐसी चीजें जो लैंड के साथ में अटैच हैं, आप लोग सब जानते हो। सेक्शन नंबर जो है वो आप लोगों ने इसके अंदर डेफिनेशन पढ़ा है, सेक्शन नंबर 326 का डेफिनेशन अपने को लिखना चाहिए।
अच्छा, लैंड का वैसे भी इंश्योरेंस होता नहीं, आप लोग जानते हो, तो लैंड से अटैच जो चीजें होगी, बिल्डिंग वगैरह हुआ या ये कुछ हुआ, इनका इंश्योरेंस होगा। अब चूंकि जनरल कॉजेज एक्ट कुछ नहीं कहता है, तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस पॉलिसी पे अगर मैं अकाउंटिंग रूल लगाऊं अपने, अच्छा मूवेबल एसेट मानो, तो मूवेबल का मतलब लिखा हुआ है विच इज नॉट इमूवेबल, इट्स कॉल्ड मूवेबल, डायरेक्ट डेफिनेशन है उसकी, तो कुछ और बोला ही नहीं है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो ये कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अलावा, उनको तो आप चलो फिर भी एसेट मान सकते हो, तो कल जाके आपको पैसा मिलेगा, अभी आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो एक तरह से, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज लिए हैं, उसका प्रीमियम तो आपका P&L अकाउंट में जाता है एक्सपेंडिचर की तरह से, उनको यहाँ पे मूवेबल या इमूवेबल मानना सही नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इस पॉइंट को लेके भी, हालांकि वो पॉइंट तो अपना क्लियर हो गया, पॉली वाले में तो आपको बेली का ही लिखना है, इसको लेकर के अलग अलग फैकल्टीज का अलग अलग माइंडसेट है। इंटरप्रिटेशन इसका जो है वो वाकई में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बना है, 4 नंबर का, 4 का नहीं, कितने, हाँ 4, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का क्वेश्चन है। कई लोगों ने इसको इमूवेबल ही माना है, कई लोगों ने इसको इमूवेबल ही माना है कि भाई इमूवेबल पे अगर पॉलिसी लिए तो उसको भी इमूवेबल मानो, क्योंकि मूवेबल की डेफिनेशन में कवर नहीं है, तो उसको इमूवेबल एसेट ही माना जाए। जबकि जैसा आपको मैंने कहा, कई लोगों का मानना है कि इंश्योरेंस पॉलिसी को एसेट मानना ही क्यों है, उसको आप कह रहे हो हैव बीन हेल्ड टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, गलत है। इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, हैव बीन हेल्ड टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, इमूवेबल क्यों माने। कुछ का कहना है कि नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कि जमीन से, मतलब इमूवेबल एसेट से मिलने वाले जो बेनिफिट होंगे, तो ये भी तो बेनिफिट है जो मिलेगा। जबकि कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, कई लोग मतलब कई फैकल्टीज का ये भी मानना है कि बेनिफिट्स थोड़ी है, तो नुकसान होगा तो मिलेगा, अदरवाइज थोड़ी मिलता है। तो इसीलिए अब इसका आंसर जो है वो वाकई के अंदर, आप जब अलग अलग लेक्चर्स भी देखेंगे अलग अलग फैकल्टीज के, तो यहाँ आकर के एक भारी भिड़ंत हो सकती है, भारी कंफ्यूजन है। कई बार आप लोग जानते हो ऐसा होता है कि जो भी लीगल एक्सपर्ट्स रहेंगे उनका ओपिनियन जो है वो किसी मैटर पर अलग अलग हो सकता है, मे बी। तो फिलहाल तो हम यही कह रहे हैं कि भाई 2 ओपिनियन है, मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं, अब कौन सा सही है, आप लोग भी कंफ्यूजन में होंगे, बराबर। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट जरूर ये कहता है यहाँ पे कि, क्योंकि जनरल प्रोसेस एक्ट में इस बारे में कोई ज्यादा बात की नहीं गई है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट यह है कि कोई भी इमूवेबल एसेट के लिए, लैंड का तो वैसे भी इंश्योरेंस होता ही नहीं है, उससे अटैच चीजों का अगर आपने इंश्योरेंस करा भी लिया है, तो फिर वो उसका जो पैसा आपने दिया वो P&L अकाउंट के अंदर जाता है। इटसेल्फ पॉलिसीज को अब लोग एसेट्स नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ हम मान करके चलते हैं, ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आने पे ही सारी कुछ पिक्चर जो है वो खुलने वाली है। वाकई में ये वाला क्वेश्चन है, हेड्स ऑफ क्वेश्चन है भाई, आईसी ने धमाका कर दिया इस क्वेश्चन को देकर के, मतलब एक कंफ्यूजन जरूर यहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया है। सेकंड पॉइंट इसका कहता है, द वर्ड आता है यहाँ पे, बुलॉक्स कुड बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड काउस। अरे ये तो अपना बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्या कहते हो भाई, क्या बुल को काउस की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया जाए क्या? अरे हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे मैस्कुलिन वाला जो अपना पॉइंट है भाई, सेक्शन नंबर 13(1), अरे सेक्शन नंबर 13(1) वो अपना मेल में फीमेल को भी इंक्लूड करने वाला पॉइंट याद आ गया। जहां मेल की बात करेंगे वहां फीमेल को भी इंक्लूड करने का है अपने को, तो बस वही वाला सेक्शन आपको लिखना है और आंसर लिखना है कि भी हाँ, जहां पे बुल की बात होगी तो काउ को जो है इंक्लूड अपने को करना ही करना है। मैस्कुलिन वाला पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बस वही अपना आंसर इसके अंदर आएगा। ये तो 2 नंबर बहुत आसान है, बहुत सिंपल पॉइंट है। ऊपर वाले में जरूर इन्होंने कसर निकाल दी है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे है। चलिए बच्चों को अगेन इंटरप्रिटेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है। फॉरेन डिसीजंस का मतलब आपसे पूछ लिया, इंटरनल एड काम आते हैं, इंटरनल नहीं तो एक्सटर्नल एड की तरफ जाना पड़ता है, और वहां पे हम लोग कई बार इंटरप्रिटेशन करने के लिए फॉरेन डिसीजंस का यूज करते हैं एक एक्सटर्नल एड की तरह से। और हमने पढ़ा भी है कि हम इतने सारे जो केसेस पढ़ते हैं वो सारे लगभग फॉरेन डिसीजन ही है। तो अगेन ये इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी खास डिस्कशन का कोई बात है नहीं। आइए 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं। Examine the validity of following different decision proposal regarding change of office by A Limited under the provision of Companies Act। बच्चों चेंज ऑफ ऑफिस हमसे पूछा है, मेमोरेंडम के अंदर चेंजेस की यहाँ पे बात हो रही है। सेक्शन नंबर हमारा 12 जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस की मेनली यहाँ पर बात कर लेता है। 12 का सबसेक्शन 5 जनरली इसकी बात करता है। देखिए क्या लिखा है, द रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टेड फ्रॉम थाने लोकल लिमिट ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट टू दादर लोकल लिमिट ऑफ मुंबई डिस्ट्रिक्ट। क्या बात है, बोथ प्लेसेस फॉलिंग विद द जुरिसडिक्शन ऑफ आरओसी, मतलब आरओसी इनका एक ही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई एक सिटी टाउन या विलेज से ये दूसरे सिटी टाउन या विलेज में जा रहे हैं, लेकिन आरओसी एक ही है। बच्चों क्या कहते हो, एक ही आरओसी के एरिया में, आप लोग वैसे भी जानते हो महाराष्ट्र में 2 आरओसी, मुंबई एक पुणे,
लेकिन यहां जो चेंज हो रहा है दोनों का आरओसी, हालांकि ये जा रहे हैं थाने डिस्ट्रिक्ट से दादर जा रहे हैं, थाने से दादर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रही है, थाने डिस्ट्रिक्ट से आप जा रहे हैं दादर के अंदर, तो लोकल लिमिट्स ऑफ मुंबई डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, ठीक है, ये जरूर यहाँ पे चेंज है, लेकिन आरओसी दोनों का मुंबई लग रहा है। तो एक ही आरओसी के एरिया में जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी, टाउन या विलेज जाते हो तो अपने को सिर्फ एसआर पास करने का जरूरत रहता है। इन्होंने भी एसआर पास किया है, कोई अप्रूवल इन्होंने आरडी का नहीं लिया। आप लोग जानते हो आरडी का अप्रूवल तब चाहिए होता है अपने को जब हमारा आरओसी चेंज हो रहा होता है। वेदर महाराष्ट्र के अंदर एक आरओसी से दूसरे एरिया में जा रहे हो आप, हाँ, स्टेट चेंज जब होता है तब भी अपने को जरूरत पड़ती है, उसका भी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर थे, लेकिन दिए हुए पावर यहाँ पे आरडी को है, वो आप लोग जानते हो। तो आरडी का एरिया मतलब यहाँ पे आरओसी का एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो वन सिटी टाउन या विलेज से आप डिफरेंट सिटी टाउन या विलेज में जा रहे हो और सिमिलर आरओसी के जुरिस्डिक्शन में जा रहे हो, तो सिर्फ एसआर पास करने से हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो इन्होंने किया ये तो एब्सोल्युटली वैलिड है, बिल्कुल वैलिड, 100% वैलिड है। सेकेंड नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस इनका जो है वो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, जुरिस्डिक्शन इन द एरिया ऑफ मुंबई। इनका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर दे रखा है, जो पुणे रजिस्ट्रार के एरिया में है। अब बच्चों समझना, ए लिमिटेड ये चाहती है कि अपना कॉर्पोरेट ऑफिस पुणे से मुंबई में शिफ्ट करे अंडर द ऑथोरिटी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन। अब यहां एक बहुत बड़ा चक्कर है। पहली बात तो ये कि कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं लिखा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाह रहे हैं। समझिएगा, कॉर्पोरेट ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस में थोड़ा डिफरेंस होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस वो है जहां आपके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन है, तो आरओसी के पास में जो एड्रेस है और जो सेक्शन 12(5) के हिसाब से हर कंपनी का होना जरूरी है, जहां पे सारे डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन होंगे। जबकि कॉर्पोरेट ऑफिस आपका हेड ऑफिस की तरह हो सकता है, जहां से आप अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, और दोनों एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इस कंपनी का अलग अलग है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, एक इनका पुणे में है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से अगर पढ़ा जाए तो इन्होंने बोला है कि कॉर्पोरेट ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी पुणे से मुंबई। मतलब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस तो पहले से मुंबई है, वो तो ऑलरेडी मुंबई है, वो तो कहीं नहीं जा रहा है। कॉर्पोरेट ऑफिस को, अच्छा, 2 ऑफिस दे रखे हैं, इसका मतलब इस कंपनी का एक नहीं है, 2 ऑफिस है, एक रजिस्टर्ड एक कॉर्पोरेट, और चेंज ये कॉर्पोरेट ऑफिस करना चाह रहे हैं। ऐसा कंपनीज एक्ट के किसी सेक्शन में कॉर्पोरेट ऑफिस को शिफ्ट करने का कोई प्रोविजन है ही नहीं। यहां आकर के एक बहुत बड़ा इन्होंने झोल कर दिया है अगेन इस क्वेश्चन के अंदर भी। अच्छा, कई लोगों ने इसका डायरेक्ट आंसर लिखा है, वो तो ठीक है, वो समझ में आता है, वही लिखने के अलावा फिलहाल अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं है। डायरेक्ट आंसर ये बनता है कि सर पुणे से मुंबई शिफ्ट कर रहे हैं, तो बताओ क्या करना है। बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया, गलत है, आपको एसआर पास करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे आरडी का परमिशन लेना पड़ेगा, वही आपको पॉइंट पता है 30 डेज 60 डेज वाला, बराबर 30 डेज में परमिशन आएगा, फिर आपको मतलब एसआर पास करने के बाद 30 डेज फिर 60 डेज में नए आरओसी को आपको बताना है। वो सारा प्रोविजन जो है वो यहाँ पे अपने को लगाना पड़ेगा, बराबर 60 डेज में वो कंसेंट देगा। तो वो जो प्रोविजन अपन लोगों ने बच्चे लोगों को पढ़े हैं 30-60 वाले, और जो वो टाइमिंग वाइमिंग ठीक है अपनी जगह पे हो गया, छोटा सा क्वेश्चन है। मेनली ये है कि जो बोर्ड रिजोल्यूशन इन्होंने पास किया है भाई, वो बोर्ड रिजोल्यूशन का मामला जो है वो यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है प्रैक्टिकली, अगर उस बेस पे देखें तो। लेकिन अब क्वेश्चन के आंसर में अल्टरनेट में अपने को ये चीज जरूर नोट में लगाना चाहिए कि हालांकि देयर इज अ चेंज इन कॉर्पोरेट ऑफिस, और कंपनी लॉ में कॉर्पोरेट ऑफिस चेंज के लिए ऐसा कोई अलग से प्रोसीजर नहीं दे रखा है कि आपको क्या करना चाहिए, लगेगा ही नहीं कोई सेक्शन हमारा कंपनीज एक्ट का, बिकॉज भाई कंपनीज एक्ट के प्रोविजन बोला है, तो प्रैक्टिकली तो इस पर लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रोविजन सारे रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज किए हैं। जो भी प्रोविजन हम पढ़ते हैं ना, ये सब रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज के दे रखे हैं। और रजिस्टर्ड ऑफिस अगर देखा जाए बच्चे लोगों, तो पहले भी मुंबई था और अभी भी मुंबई है, कहाँ चेंज कर रहे हैं। ये जो चेंज करना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस पुणे के अंदर है और पुणे से मुंबई चेंज करना चाह रहे हैं, तो रजिस्टर्ड ऑफिस में तो आपका चेंज हुआ ही नहीं है, तो उस हिसाब से तो कोई इसके अंदर वैलिडिटी को चेक ही नहीं करना चाहिए अपने को। ठीक है, बोर्ड के पास में पावर है, बोर्ड ये चेंज कर दे, अदरवाइज कोई ऐसा प्रोविजन यहाँ पे नहीं है। और 2 ऑफिस अलग अलग हैं, सबसे बड़ी बात। नहीं तो मैं कॉर्पोरेट ऑफिस को रजिस्टर्ड ऑफिस मान के प्रोसीजर लिख देता। तो ये एक फिर से उलझन इस क्वेश्चन के अंदर क्रिएट होगी। अगर मैं डीपली इस क्वेश्चन को पढ़ूं तो ये चीज सामने नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई, सबने इसका आंसर जो है वो यही वाला लिखा हुआ है वैसे तो, कि सर गलत है, ये बोर्ड रिजोल्यूशन से नहीं होगा, एसआर पास करके आरडी का अप्रूवल अपने को इसमें लेना चाहिए था। ऐसा कई सारे स्टूडेंट ने भी लिखा है और कुछ फैकल्टीज ने भी इसको बताया है।
चलिए नेक्स्ट पे आता हूं। मैंने आपको पहलू बता दिया है इसके, है ना। इस बार का जो पेपर है उसमें वैसे पेपर ओवरऑल देखें तो 2 एक क्वेश्चन के अंदर ये भी मेरे ख्याल से कितना 2 नंबर का है, 2-3 नंबर का है। बाकी क्वेश्चन का पेपर जो है वो बहुत शानदार सेटअप है। एक जनरल प्रोसेस एक्ट में बहुत खेल कर दिया इन्होंने, जोरदार वाला इंश्योरेंस वाला पॉइंट डाल करके, और दूसरा यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर उलझाने का कोशिश किया है। अगला पॉइंट आता है, द रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड इन अ सर्टेन प्लेस ऑफ सिटी इज प्रपोज्ड टू बी शिफ्टेड अनदर प्लेस विद इन द लोकल लिमिट। बच्चों बहुत डायरेक्ट है, लोकल लिमिट्स में अगर चेंज करे और बोर्ड रिजोल्यूशन पास करे 100% वैलिड है। लोकल लिमिट्स के अंदर अगर आप चेंज करते हैं तो बोर्ड रिजोल्यूशन से ही होता है, तो 100% ये तो वैलिड जाने वाला है, आप लोग भी जानते हो। इससे वैसे भी मेमोरेंडम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं मैं। बस आखिरी अपने पास आखिरी क्वेश्चन ही चल रहा है ये। जॉनसन लिमिटेड गोज फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है भाई, द इश्यू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड, इश्यू ओवर सब्सक्राइब हो गया है। A default was committed with respect of allotment of share with the officers of the company. There were no, कंपनी में न तो कोई MD है, न कोई होल टाइम डायरेक्टर है, न कोई ऑफिसर इंचार्ज है बाय द बोर्ड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लाइंग विद प्रोविजन, जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। तो आपको क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली, हु इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। आपको डिफाइन करना है कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होता है। डेफिनेशन वाले चैप्टर में सेक्शन नंबर 260 में डेफिनेशन देके रखा हुआ है, एंड एग्जामिन कर रहा है कि इस केस में कौन डिफॉल्टी माना जाएगा। 2 चीजें आपसे पूछे, मजेदार चीज आपको बताऊं, मेरे पास आई थिंक अभी यहाँ पे शायद ये अभी ना हो, प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये डेफिनेशन और ये क्वेश्चन आप लोग को दे रखा, मैंने नोट करके रखा इसका पेज नंबर 1.15 पर। ये एग्जाम्पल एज इट इज इंस्टीट्यूट ने बुक्स के अंदर देके रखा है। जी हाँ, आईसीए ने डायरेक्टली ये जो पॉइंट है ये आप लोग को देके रखा है। चलिए अपन एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आईसीए पे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं आईसीए का साइट पे ही आपके लिए चैप्टर ही ओपन कर देता हूं मैं ये वाला। तो उस चैप्टर से ये हम आगे बच्चे लोगों स्टडी मटेरियल पे, ये हमारा स्टडी मटेरियल, ये हमारा प्रिलिमिनरी वाला चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास में कुछ डेफिनेशंस हैं बराबर। 1.15 पर ये डेफिनेशन हमारे पास में है, ये देखिए बच्चे लोगों, ये रहा। आपको बोला है कि भाई ऑफिसर इन डिफॉल्ट को डिफाइन करिए, ये रहा ऑफिसर इन डिफॉल्ट का डेफिनेशन। और सबसे बढ़िया बात देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, यूं के क्वेश्चन आ गया है। इन अ कंपनी डिफॉल्ट वाज कमिटेड रिस्पेक्ट टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर बाय द ऑफिसर इन अ कंपनी, देयर वाज नो एमडी, नो होल टाइम, नो मैनेजर, नो सेक्रेटरी, अ पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड जो रिस्पांसिबिलिटी ले, नीदर डायरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। Therefore, in such situation, all the directors of company may be treated as officer in default. Clear बोल दिया इस क्वेश्चन के आंसर में कि अगर कोई भी नहीं है तो सारे डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा। ऊपर सेक्शन के अंदर भी ये देके रखा हुआ है आप लोगों को, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी बनने वाला है। एज इट इज क्वेश्चन दे दिया, तो 5 नंबर सीधे सीधे से अगर कोई स्टडी मैट के सारे एग्जाम्पल्स करके जाता है, मैं आपको लगातार कह रहा हूं स्टडी मैट से और कुछ करो ना करो उसके सारे एग्जाम्पल जरूर करके चलेगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। देख लीजिए 5 नंबर के सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे सामने, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना था। ठीक है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है बराबर। ऑल द डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। पेज नंबर स्टडी मैट का 1.15 पे इसका आंसर बच्चे लोगों आपको दे के रखा है। चलिए, अगर फिर भी किसी को लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। मिस्टर लॉरेल, शेयर होल्डर ऑफ हार्डली लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, डिजायर टू इसमें मिनट्स बुक का इंस्पेक्शन करना है। सेक्शन नंबर 119 लगता है, जनरल मीटिंग एंड टू हैव कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन। आप कॉपी लेना चाहते हो, अब आपको बताना है कि क्या वो मिनट बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है। यस कर सकते हो, क्या उसका कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। देखिए, अगर सॉफ्ट कॉपी लेना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, हार्ड कॉपी 10 रुपया पर पेज मैक्सिमम है अपना, उस हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। इंस्पेक्शन तो फ्री है, इंस्पेक्शन करना एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉपी लेना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, वेदर ही कैन ऑथोराइज हिज फ्रेंड टू इंस्पेक्ट द मिनट्स बुक, नॉट पॉसिबल ऑन बिहाफ ऑफ हिम बाय साइनिंग अ पावर ऑर्डर, नॉट पॉसिबल है। ओनली मेंबर और जो पर्सन अलाउड है वही इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो एज अ शेयर होल्डर ही अपने को लिखना है, तो अदर पर्सन कैन नॉट बी अलाउड, उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सेक्शन 119 देखिएगा तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये किसी और को ऑथोराइज नहीं कर सकता इंस्पेक्ट करने के लिए मिनट्स बुक को, अपने को ध्यान में रखना है। तो 119 आपको यहाँ पे, तो अगर पहला वाला नहीं आता है तो 119 आप कर सकते थे। चलिए सी नंबर पे आते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ गया है, चेक करते हैं क्या है। A rented house, A rented his house to B on lease for 3 years. A ने अपना हाउस B को लीज पर दिया है बच्चे लोगों को 3 साल के लिए। The lease agreement is terminable on 3 months notice by other party. 3 महीने का कोई भी नोटिस दे करके बिल्कुल इसको तोड़ सकता है।
सी द सन ऑफ ए बीइंग इन नीड ऑफ सेपरेट हाउस टू लिव। सी जो ए का सन है उसको एक अलग घर चाहिए रहने के लिए, वो क्या करता है, जो टेनेंट है ना बी जिसको लीज पे दिया 3 साल के लिए, उसको एक नोटिस इशू कर देता है और विदाउट एनी अथॉरिटी, जबकि उसके पास अथॉरिटी है ही नहीं। सोचो, मकान मालिक का बेटा किराएदार को नोटिस इशू कर देता है घर खाली करने के लिए टू वेकेट द हाउस विद इन अ मंथ, जबकि उसको अथॉरिटी भी नहीं है, पर डिसाइडेड भी था कि 3 महीने होगा, और अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि इसको रेडिफाई कर दो। बच्चे लोगों, सेक्शन नंबर काम करेगा कौन सा सेक्शन नंबर 200 इसके लिए, क्या कहते हो बच्चे लोगों, सेक्शन नंबर 200 काम करता है भाई, 200 है ना। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जामिन करना है कि क्या ये रेडिफाई कर सकता है क्या बच्चे लोगों, सेक्शन 200। सेम एग्जांपल स्टडी मैट में भी अपनी बुक के अंदर भी है, जहां कोई भी प्रिंसिपल और एजेंट का क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रिंसिपल एजेंट की बात हो रही है। एक तरह से बेटा एजेंट की तरह काम कर रहा है अनऑथोराइज पर्सन। किसी भी ऐसे पर्सन के काम को प्रिंसिपल रेडिफाई नहीं कर सकता है जिससे थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंच रहा हो। तो आज अगर ए अपने बेटे सी के नोटिस को रेडिफाई करे तो जो थर्ड पार्टी यानी बी है उसको नुकसान हो जाएगा। 3 साल के लिए दिया था पर 3 महीने का नोटिस जरूरी था, आपने तो 1 महीने के नोटिस पे उसको निकालने की बात कर ली। तो ऐसा रेटिफिकेशन जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया जो थर्ड पार्टी है, उसके राइट्स को अगर हर्ट हो रहा हो तो उसके राइट को हर्ट करके आप किसी भी तरह का कोई रेटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 200 को जाकर के पढ़िएगा। ये एग्जाम्पल भी आपको डायरेक्ट दे के रखा है, जी हाँ, अरे डायरेक्ट दे के रखा है बच्चे लोगों, डायरेक्ट दे के रखा है। और ये देखिए, एजेंसी के मैटर में अगर मैं आपको लेकर के चलूं, ये देखिए बच्चे लोगों, ये देखो आपके सामने आंसर है, रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथोराइज एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन, आप नहीं कर सकते। और यही इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल नंबर 14, ये चेक करिए, ए होल्डर लीज फ्रॉम बी टर्मिनेबल ऑन 3 मंथ, सेम दिया है ना, 3 मंथ्स नोटिस। सी एक अनऑथोराइज पर्सन है, इसी को उन्होंने क्वेश्चन फॉर्म में चेंज कर दिया, गिव नोटिस ऑफ टर्मिनेशन टू ए, द नोटिस कैन नॉट बी रेटिफाई बाय बी, वो नहीं कर सकता है क्योंकि इससे वो ये जो है वो रेटिफाई नहीं कर सकता है। यहाँ पे उसका रीजन है, इससे अगर किया तो जो पर्सन है उसको नुकसान हो जाएगा, पार्टीज के नाम इधर उधर किए उन्होंने, अदरवाइज बहुत सीधा सीधा सा है, अगर ये रेटिफाई कर देता है बी तो इससे ए को नुकसान पहुंचेगा। सेम पर उन्होंने पार्टीज ए और बी इधर उधर किए, बाकी सेम एग्जाम्पल बना के आपको क्वेश्चन दे दिया। फिर से बोलूंगा, स्टडी मैट का एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करके जाओ भाई, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, तो आपको ये देख करके जाना चाहिए। 4 नंबर सीधे सीधे उस एग्जाम्पल से मिल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। आखिरी क्वेश्चन, अगेन जनरल क्लॉसेज एक्ट का बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है बच्चे लोगों, सेक्शन नंबर 10 का क्वेश्चन है ये। अजीत वॉज सपोज टू सबमिट एन अपील टू हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता ऑन 30 मार्च। 30 मार्च को इसको एक अपील करने का हाई कोर्ट में, और विच वॉज द लास्ट डे ऑन विच अपील कुड बी सबमिटेड, ये लास्ट डे 30 मार्च, जिस दिन अपील नहीं किया तो गए। अनफॉर्चुनेटली उस दिन हाई कोर्ट क्लोज हो गया ड्यू टू लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया ड्यू टू कोविड-19। बच्चों, इस दिन को लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया। अब यहाँ पे आपका सेक्शन 10 का जो प्रोविजन है वो बहुत सीधी सी बात कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में जहां कोई रिटर्न भरने का, डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, कोर्ट में अपील करने का आखिरी डेट हो और उस दिन किसी वजह से वो क्लोज हो जाए, ऑफिस खुद ही क्लोज अगर हो जाए, तो जब भी वो वापस से ओपन होगा उस दिन आप ये काम कर सकते हो। ओपन होने वाले दिन पे एक्सटेंशन मिल रहा है आपको, उस दिन नहीं हो पाया तो अगली बार जब भी ओपन होगा, है ना। एग्जामिन द रेमेडी अवेलेबल क्या है भाई, उसके बाद तो अब चूंकि लॉकडाउन लग गया तो मान लो 3 महीने तक बंद ही रहा, 31 मार्च 2020 बहुत बंद रहा। मान लो 1 सितंबर को अगर कोर्ट ओपन होते हैं 2020 को, तो उस दिन आपका अपील फाइल करना वैलिड माना जाएगा। जिस दिन ओपन हुआ उसी दिन है, ऐसे नहीं उसके बाद भी 4-5 दिन लगा दो ना भाई। फिर आपका जिस दिन अगली बार जब भी पहली बार ओपन होगा वो आपका लास्ट डेट मान लिया जाएगा, उस दिन आप ये अपील लगा सकते हो। सेक्शन 10 चेक करिएगा, जहां पे अपन लोग टाइम का प्रोविजन पे बात करते हैं कि कितना एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाता है इसमें, ये अपना सीधा सीधा सा प्रोविजन का। तो ये आप लोगों का पूरा पेपर जो है वो मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके आप लोगों को दे दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इससे बेनिफिट लेंगे, खास करके जो हमारे अब आने वाले स्टूडेंट, हमारे नवंबर वाले स्टूडेंट जो हैं वो जरूर यहाँ पे इसका बेनिफिट जो वो उठाएंगे। बराबर से आपको पता लगेगा कि किस तरह का पेपर बनने वाला है। अच्छा, एक तरफ ये भी होगा कि सर कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पे 1-2 तो ऐसे आ गए जो बहुत घुमाने वाले क्वेश्चन से, तो हद से हद बच्चों 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन हमारे ऐसे निकले। इस पर्टिकुलर हमारा जो 70 मार्क का पेपर आप जिसको कह सकते हो,
जहां पे अपने को अब यहाँ पे ये जो कॉर्पोरेट ऑफिस वाला मामला है, अब ये गलती से प्रिंट हुआ है या सच में कंफ्यूज करने के लिए डाला है कि चेंज कॉर्पोरेट ऑफिस हुआ है, रजिस्टर्ड ऑफिस वहीं का वहीं है, तो देखना पड़ेगा कि क्या इसका आंसर रहता है। पर खैर, जैसा मैंने आपको कहा कि कहीं पे कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बिल्कुल बियॉन्ड हमारी सोच के आ सकती है, लेकिन बाकी पेपर आप लोग देख पा रहे हो, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो बहुत आराम से, मतलब आज 70 नंबर का पेपर है तो 62, 63, 64 मार्क्स का पेपर तो इतना जबरदस्त है कि आप बहुत अच्छे नंबर उसके अंदर गेन कर सकते हैं। और ये चीजें भी प्रैक्टिस जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे और हमारी क्लियर होती जाती है। ठीक है, तो ओके बच्चे लोगों, बाय, टाटा, टेक केयर। जल्दी ही ऑडिट के पेपर के एनालिसिस के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक्स अ लॉट।